नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। आज 2021 का आखिरी दिन है, उस साल का आखिरी दिन जिसका इंतज़ार हमने इसलिए भी खूब किया क्योंकि हम 2020 से आजिज़ आ गए थे। वो साल जब हमने दंगा भी देखा और एक सदी में आई सबसे भयानक महामारी को भी। हम चाहते थे कि अब 2020 बस किसी तरह से बीत जाए। तब के वो मीम आपको याद होंगे जिनमें आगाह किया जाता था कि 2021 2020 का नाना भी साबित हो सकता है। जितने लोगों ने इन मीम्स का मजाक उड़ाया वो गलत साबित हुए। भारत ने 2021 में जो भोगा वैसा अनुभव शायद ही हमने पहले कभी भी हुआ था हमें। जिस महामारी ने लाखों लोगों को पैदल घर जाने पर मजबूर किया था पहली लहर में, उसने इस साल लाखों लोगों को लील ही लिया। कोई कहीं सुरक्षित नहीं था, लोग अस्पताल में मरे, घर पर मरे, ऑक्सीजन के बाजार में मरे। लेकिन ये बुरा दौर भी आखिरकार बीत ही गया। इस एक पूरे साल को बुलेटिन में समेटना हमारे बस की बात नहीं है। सारे खट्टे मीठे अनुभवों को जोड़ने बैठेंगे तो 2022 आ जाएगा, लेकिन बुलेटिन पूरा नहीं होगा। इसीलिए हमने सोचा कि आपको यही बता दें कि 2021 का आखिरी दिन कैसे बीता। 31 दिसंबर की तारीख को जो तस्वीरें हमारे सामने आई वो हमें ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि बीती एक सदी में सबसे मुश्किल साल के आखिरी दिन हम कहाँ खड़े हैं, और ये समझने के लिए भी कि 2021 से हम कुछ सीखे या नहीं। पहली तस्वीर, सबसे पहली तस्वीरें आई भगवान राम के शहर अयोध्या से। वही राम जो अब राजनीति के केंद्र में ऐसे स्थापित हुए हैं कि उनसे जुड़ी हर चीज़, हर खबर हाई प्रोफाइल ही होती है। आज रामलला के शहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान पहुंचे। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 साल बाद अयोध्या आए हैं। उन्होंने इससे पहले आखिरी बार अयोध्या का दौरा किया था 2013 में, जब वो लोकसभा चुनाव 2014 के लिए यूपी के प्रभारी होते थे। वैसे तो अमित शाह को सुबह 10 बजे तक अयोध्या पहुंच जाना था, लेकिन खराब मौसम के चलते वो करीब 11:30 बजे के आसपास पहुंचे। अयोध्या पहुंचकर शाह ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन किए और उसके बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद राम मंदिर निर्माण कार्य के बारे में जानकारी लेते हुए अमित शाह ने राम मंदिर निर्माण समिति के पदाधिकारियों के साथ भी एक बैठक की। अगर आपको लग रहा था कि गृह मंत्री सिर्फ रामलला के दर्शन के लिए आए थे तो आप गलत हैं। चुनाव का मौसम है और इस मौसम में शाह ने अयोध्या के जीआईसी मैदान में एक जनसभा को संबोधित भी किया और राम मंदिर, अनुच्छेद 370, कार सेवा जैसे मुद्दों पर विपक्ष को घेरा भी। साथ ही बीजेपी के ट्रिपल-V मॉडल की तारीफ की और सपा बसपा के ट्रिपल-P पर जमकर हमला बोला। ये वीआईपी का V और P क्या है, देखिए सुनिए। और आज मैं यहाँ कह कर जाता हूं मित्रों कि इसी भूमि पर, इसी अयोध्यापुरी में, इसी सरयू के किनारे पर जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, उसी स्थान पर देखते देखते कुछ ही महीनों में आकाश को छूने वाला राम मंदिर बनने वाला है मित्रों, राम मंदिर बनने वाला। मगर हम सब के लिए, अयोध्या वासियों के लिए, यूपी के निवासियों के लिए, देश के श्रद्धावान नागरिकों के लिए ये सोचने का सवाल है, इतने साल रामलला को टेंट में क्यों रहना पड़ा? इतने साल राम मंदिर को किसने रोक कर रखा? कार सेवकों पर किसने गोलियां चलाई? रामनवमी के उत्सव को कौन बंद कर दिए थे? दीपोत्सवी को कौन बंद कर दिए थे? और राम भक्तों पर डंडा किसने चलाया था? ये सभी हमें याद रखना चाहिए। सपा के शासन में 3 P हुआ करते थे: परिवारवाद, पक्षपात और पलायन। और आज 3 V है: विकास, व्यापार और सांस्कृतिक विरासत। मित्रों, ये 3 V की कहानी, इसका सबसे बड़ा साक्षी है तो हमारा अयोध्या नगर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अयोध्या को अपना प्राचीन गौरव वापस दिलाने का काम किया है। अमित शाह इतने पर ही नहीं रुके। राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष को सीधे चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनने वाला है, अगर किसी में हिम्मत है तो वो रोक ले। श्री नरेंद्र मोदी जी इसके प्रधानमंत्री बने
और आज मैं देख कर आया हूं राम लल्ला का मंदिर वही स्थान पर आज जोर शोर के साथ बन सकता है। जो रोकना चाहते थे वो सभी को मैं कहना चाहता हूं, रोक सके तो रोक लो, किसी में रोकने का दम नहीं। अयोध्या के बाद अमित शाह ने संत कबीर नगर में जनसभा को संबोधित किया और साल के आखिरी दिन का अंत बरेली में रोड शो के साथ किया। अमित शाह के इस दौरे से साल 2021 के भारत के बारे में बहुत कुछ समझा जा सकता है। ये कि राम मंदिर के आंदोलन का मकसद पूरा होने के बाद भी उसकी राजनीतिक प्रासंगिकता कितनी है। प्रासंगिकता कितनी है के साथ साथ ये भी सोचने वाली बात है कि ये प्रासंगिकता बनी क्यों और कैसे हुई है। मंदिर तो बन रहा है और बनकर ही रहेगा, फिर भी हमारी राजनीति को बार बार राम की शरण में क्यों जाना पड़ता है, सोचने वाली बात है। अयोध्या, संत कबीर नगर और बरेली से आई तस्वीरें हमारे चुनावी राजनीति के बदल चुके चेहरे के बारे में भी हमें बताती हैं। शाह भारत के दूसरे सबसे ताकतवर दफ्तर में बैठते हैं और उसके साथ अपनी पार्टी के लिए एक दिन में 3 प्रचार कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेते हैं। पिछले 6 दिनों में गृहमंत्री अमित शाह यूपी के 11 जिलों का दौरा कर चुके हैं। अमित शाह ने अपने दौरे की शुरुआत 26 दिसंबर को की थी। 31 दिसंबर तक अमित शाह कासगंज, जालौन, हरदोई, सुल्तानपुर, भदोही, मुरादाबाद, उन्नाव, लखनऊ, अयोध्या, संत कबीर नगर और बरेली में बीजेपी के लिए प्रचार कर चुके हैं और भी उनके प्लान्स हैं फ्यूचर में। ये करते हुए शाह भारत में मौजूदा राजनीति में सफलता के लिए एफर्ट का एक बेंचमार्क सेट करते हुए चलते हैं। खालिस राजनीति की नज़र से देखें तो शाह का काम वाकई तारीफ के काबिल है। उन्हें ऐसे ही नहीं भारतीय जनता पार्टी का डिफैक्टो अध्यक्ष कहा जाता। लेकिन शाह के आज के दौरे में कुछ चीज़ें नदारद भी थीं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल का पालन। कुछ ही कार्यकर्ता थे जिनके चेहरे पर मास्क दिखे। कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट और महामारी की तीसरी लहर की दस्तक के बीच ये सब हो रहा है। चुनाव आयोग कह ही चुका है कि सभी पार्टियां चुनाव चाहती हैं। चुनाव होगा या नहीं ये पक्के से तभी मालूम चलेगा जब अधिसूचना वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। लेकिन चीज़ें किस दिशा में जा रही हैं ये अब नज़र आने लगा है। यहाँ हम उस सवाल को दोहरा देना चाहते हैं कि हमने 2021 से आखिर क्या सीखा। 2021 के आखिरी दिन की दूसरी तस्वीर इत्र के शहर कन्नौज से आई है। आखिरकार दूसरे पी जैन के यहाँ छापा पड़ ही गया। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा था, लेकिन अखिलेश कन्नौज पहुंचते उससे पहले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम कन्नौज पहुंच गई। कल अखिलेश यादव ने ऐलान किया था यानी 30 दिसंबर को कि वह शुक्रवार को यानी कि आज यानी 31 दिसंबर 2021 को कन्नौज पहुंचकर समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही इनकम टैक्स की टीम ने पंपी जैन के घर पर छापेमारी कर दी। अखिलेश यादव ने पंपी जैन के ठिकानों पर छापेमारी को भाजपा द्वारा कन्नौज को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा बताया। जो नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो नफरत की दुर्गंध फैलाते हों, वो सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद कर सकते हैं। इसलिए जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को तो एक जगह जहां समाजवादी पार्टी को तो करना ही चाहते हैं ये बदनाम, लेकिन दुख इस बात का है कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले तक इस कन्नौज, जिसका इतिहास, जिसकी सुगंध, जिसका इत्र, जिसकी पहचान दुनिया में है, उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कन्नौज में हुई छापेमारी को समाजवादी इत्र की दुर्गंध से जोड़ दिया। उनके राज में तो ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। इस समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल गई। आज जब रेडें डल रही है, उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। मित्रों, आपको तकलीफ है? ये काले धन वालों के यहां रेड पड़े, इसमें आपको तकलीफ है? जरा जोर से बोले, तकलीफ है? मोदी जी ने रेड डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए? भाई अखिलेश, आपको क्या तकलीफ है? अमित शाह के अलावा निर्मला सीतारमण देश के वित्त मंत्री, उन्होंने भी अपनी राय रखी इन छापों पे। उन्होंने अखिलेश यादव की टिप्पणियों को उनकी बौखलाहट बता दिया। जो भी इसके ऊपर टिप्पणी दे रहे हैं, मैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूं, वो गए खाली हाथ आए क्या? फिर आप बोल सकते हैं ये गलत हुआ।
और ये भी गलतफहमियां फैला सकते हैं कि किसी और के यहां करना था, इधर चले गए। भैया गए, सही घर में गए, सही हर घर में सर्च हुआ और निकलने के बाद प्रूव भी हो रही है कि जो इंफॉर्मेशन के तहत गए सही गए। आप इसको टैक्स इवेशन हो क्या कुछ हो बोलने के लिए ठीक है, मगर ये बात बोलना कि गलत घर में गए तो पैसा उनका है क्या, उनका पैसा उधर रखा गया क्या, इसका मतलब क्या है, किसका डिफेंड कर रहे हैं आप? कन्नौज के साथ साथ पंपी जैन के मुंबई वाले ठिकाने पर भी छापेमारी हुई। पुष्पराज जैन की कंपनी प्रगति अरोमा का रीजनल ऑफिस मुंबई में है। बताया जा रहा है कि मुंबई वाले ऑफिस से दुबई, अबू धाबी समेत कई देशों में इत्र का इंपोर्ट वहां से किया जाता है। इसके अलावा मुंबई के मलाड में भी इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा था। ये जगह भी पुष्पराज जैन से जुड़ी हुई बताई जा रही है। पंपी जैन उर्फ पुष्पराज जैन के अलावा कन्नौज के ही बड़े इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब के घर भी इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी हुई है। याकूब के भाई मोहसिन के यहाँ लखनऊ में भी इनकम टैक्स के 4-5 अधिकारियों की एक टीम पहुंची थी। कन्नौज में इत्र के सबसे बड़े और पुराने कारोबारियों में गिने जाने वाले मलिक मियाँ के यहाँ भी छापेमारी हुई है। छापेमारी का सिलसिला यही नहीं रुका। कानपुर के आनंदपुरी में इत्र कारोबारी अनूप जैन के यहाँ भी इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। अनूप जैन उसी आनंदपुरी में रहते हैं जहां पीयूष जैन रहते हैं। अनूप जैन को अभी तक पीयूष जैन का करीबी बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अकेले यूपी में ही इत्र कारोबारियों के लगभग 50 ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ा है। छापे की महिमा के बारे में हम 30 दिसंबर वाले बुलेटिन में आपको काफ़ी कुछ बता चुके थे, इसलिए इस बात को आज नहीं खींचेंगे, क्योंकि छापे का क्या है, कहीं भी कभी भी पड़ सकता है और एजेंसीज को तो फिर अपना काम ज़रूर करते रहना चाहिए। अब आज की तीसरी छवि के बारे में बात करते हैं। 2021 में हमें सिर्फ कोरोना ने ही नहीं मारा, एक और चीज़ थी जिसने हमें मुर्दा बना दिया। कौन सी? सुनते और देखते रहिए, आप समझ जाएंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक तस्वीर आई है जो हमें एक नागरिक के तौर पर आत्म अवलोकन करने के लिए मजबूर करती है। यहाँ हिंदू महासभा ने आज महात्मा गांधी के हत्यारे दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे की जयंती मनाई। सबसे पहले हिंदू महासभा के कार्यालय में सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकजुट हुए। इसके बाद यहाँ विधिवत तरीके से महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे की तस्वीर लगाकर आरती उतारी गई। अंबाला की जेल से लाई गई मिट्टी से बापू के 3 हत्यारों की तस्वीर का अभिषेक किया गया। इतना ही नहीं, इस दौरान गोडसे, आप्टे और परचुरे के अमर होने जैसे शर्मनाक नारे भी लगाए गए। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोली मारने के लिए जिस बंदूक का इस्तेमाल हुआ था उसे परचुरे ने उपलब्ध कराया था। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन पर भी सवाल उठने चाहिए, क्योंकि एक दिन पहले ही संगठन के लोगों ने प्रशासन को चुनौती दी थी कि वो बापू के हत्यारे की पुण्यतिथि मनाने वाले हैं। बावजूद इसके प्रशासन ने इस तरह के कार्यक्रम को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। और ये सब कुछ तब हुआ है जब आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। ग्वालियर में भी हुआ होगा। गांधी के विचारों से सहमत होना भारत का नागरिक होने की शर्त न है और न ही हो सकती है। एक शख्स थे गांधी, एक राजनेता थे, कुछ अच्छा किया, कहीं चूके भी, लेकिन जब उनकी हत्या में शामिल लोगों के लिए जिंदाबाद का नारा लगता है तो बात असहमति की नहीं रह जाती। जिस तरह गोडसे ने साजिशन गांधी को मारा, उसी तरह ये एक साजिश है जो अब भी चल रही है, गांधी के विचारों की भी हत्या कर देने की। समस्या सिर्फ ये नहीं है कि 4 लोग किसी की आरती उतार कर वीडियो वायरल कर रहे हैं या फिर कोई कथित संत गांधी को गालियां दे रहा है। शर्मनाक वो प्रतिक्रिया होती है जो हमारा समाज और राजनीति और प्रशासन इन घटनाओं पर देते हैं। 2021 का साल आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने का भी साल था और उस आज़ादी को दिलाने वालों में से एक को गाली देने का भी, उसकी हत्या के उत्सव का भी। है ना मुबारक आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज की चौथी तस्वीर दरअसल एक नक्शा है, अरुणाचल प्रदेश का नक्शा। भारत में नए साल का सूरज सबसे पहले यहीं पर दस्तक देने वाला है और यही वो सूबा है जिस पर चीन नज़र गड़ाकर बैठा हुआ है।
अक्साई चिन्ह पर पहले से कब्जा जमा कर बैठा चीन लंबे वक्त से अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत बताता है। कहता है अरुणाचल का बड़ा इलाका उसका है, नाम है जमनन। अब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों के लिए नए चीनी नाम देना शुरू कर दिया है और इसमें तवांग से लेकर सियांग तक की जगहें हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने कह दिया है कि चीन के नाम बदल देने से यह तथ्य नहीं बदल जाता कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा। इसी क्रम में हमने ये भी देखा कि भारत के सीनियर ऑफिशियल्स और मंत्री जो तिब्बत की सरकार चलती है इन एग्जाइल भारत में, उसके कार्यक्रमों में अब शामिल होने लगे हैं चीन की आपत्ति के बावजूद। लेकिन जो खबर हमने आपको बताई नक्शे में चीनी नामों वाली, वो कम से कम हमें ये तो याद दिला ही देती है कि 2020 में चीन के साथ जो खींचतान लद्दाख से शुरू होकर पूर्वोत्तर तक पूरी सीमा पे पसर गई थी, वह भी बनी हुई है। एक बाहरी ताकत है जो हमें दबाने डराने का मंसूबा रखती है। वो बड़ा और ताकतवर मुल्क है जो ऐसा चाहता है। उससे हम तभी जीतेंगे जब हमारी पांचों उंगलियां इकट्ठा होंगी, छोटी उंगली भी बड़ी उंगली भी। सोचिएगा कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। आज की आखिरी तस्वीर ये रही, वीडियो है इनफैक्ट, वो देखिए। कोविड नियमों का पालन न करने पर आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। कृपया ध्यान दें, बिना कोरोना टेस्ट रिपोर्ट ऑनलाइन किया जा सकता। ये तीनों ही अनिवार्य हैं। मास्क का प्रयोग सदैव करें। कोविड नियमों का पालन न करने पर आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। में प्रवेश नहीं किया जा सकता। ये तीनों ही अनिवार्य हैं। मास्क का प्रयोग सदैव करें। कोविड 2 दिन की छुट्टी क्या मिलती है, पूरा दिल्ली एनसीआर पहाड़ पर जाकर बस जाना चाहता है। कुछ बुराई भी नहीं है, लेकिन मसूरी में पुलिस ने पक्का कर दिया है कि अगर आप होटल बुक नहीं कर पाए हैं, आपका नहीं बुक है वहाँ पे होटल और टीके नहीं लगे हैं, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। लगातार दूसरे साल हम नए साल की अगवानी महामारी की छांव में कर रहे हैं। सतर्क रहें, अपना ध्यान रखें, टीके लगवाएं। भारत में कोविड के नंबर्स फिर से ऊपर शूट अप कर गए हैं, वो खबरें हम लगातार आपको बता रहे हैं। टीका लगाएं, जब नंबर आ रहा है तब तीसरा डोज भी लीजिए। लेकिन एक अपील जो हम बार बार कर रहे हैं आपसे, आज फिर से करेंगे, चोरी से बूस्टर्स मत लगवाइए। खुश रहिए। एक खुशी की बात हम आपको सुनाते हुए चल भी रहे हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल आखिरकार वापस ले ली है। आखिर में वक्त है कू की राय। हमने आज कू पर पूछा था कि क्या आप न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में यकीन रखते हैं। हाँ कहा है 31% लोगों ने और ना कहा है 69% लोगों ने। अगर आप भी कूपर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूपर दी ललन टॉप को फॉलो कीजिए। हम कूपर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय मांगते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स या #LTShow के साथ आप कू करके भी बता सकते हैं। हम उसे भी LT शो में ललन टॉप शो में शामिल करेंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप। हमें दीजिए इजाज़त। अब आपसे मुलाकात होगी सीधे अगले साल। तब तक के लिए नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर।